गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? जो हमारा ब्लड है लिक्विड से किस स्टेट में ट्रांसफर होता है? जेल फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। जनरली ब्लड क्लोटिंग में कौन सी सेल हेल्प करती है? प्लेटलेट्स हेल्प करती है किसके अंदर? ब्लड क्लोटिंग के अंदर। अब ब्लड क्लोटिंग करवाने के लिए कुछ आयंस की जरूरत होती है। जब तक हमें चोट नहीं लगती या फिर डैमेज नहीं होते, जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स है वो किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? जब तक कोई चोट नहीं लगी या फिर कोई डैमेज नहीं हुआ तो क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कभी चोट लगती है तो ये क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेट से किस स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्टिव स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल फाइब्रोजन, जब तक कोई डैमेज नहीं है ये किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? इनएक्टिव स्टेट में। तो जैसे कोई डैमेज होता है फाइब्रोजन किसके अंदर कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिन कैसी स्टेट है? एक्टिव स्टेट है, और जो क्या करवाती है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड करवाती है। अब फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करवाता है? तो थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करवाता है? फाइब्रोजन जो इनएक्टिव स्टेट से था उसको किस में कन्वर्ट करवा देता है? फाइब्रिन, जो कि एक्टिव स्टेट है। नीट में पूछा गया था कि फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? तो थ्रोम्बिन। आओ देखते हैं कि जो ब्लड क्लोटिंग है कैसे होती है। उसका दो फैक्टर्स है, ये दिए। टोटल दो पाथवे है, एक दिया है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा क्या दिया है? एक्सट्रिंसिक पाथवे। जब तक डैमेज नहीं हुआ क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में थे। जैसे डैमेज हुआ सबसे पहले क्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ। डैमेज ने सिग्नल दिया, क्लोटिंग फैक्टर 10 जो कि इनएक्टिव स्टेट में था वो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हुआ, जो क्या थी? 10A। अब 10A क्या कर रहा है? 11th क्लोटिंग फैक्टर जो इनएक्टिव स्टेट में था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव स्टेट में। 11A क्या करता है? 9 क्लोटिंग फैक्टर को कन्वर्ट करता है 9A के अंदर, और 9 अब एक्टिव है, वो 10th इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर को कन्वर्ट कर रहा है 10A में। 10A क्या करती है? प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवाता है किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर। और पीछे हमें पढ़ा था कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो फाइब्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करता है? जो ब्लड सेल है उसके अंदर क्रॉस लिंक करके ब्लड को क्या करवाता है? क्लोट करवाता है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे की बात करूं, जैसे कोई डैमेज होता है तो डैमेज की वजह से 10 क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है 10A के अंदर। 10A एक्टिवेट करता है 11th को 11th A में, 11th 9th को कन्वर्ट करती है 9th A में, और 9th A किसको कन्वर्ट करता है? 10th को 10th A में। 10A क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर। और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन के अंदर। और फाइब्रिन फर्दर क्या करवाती है? क्लोट करवाने का काम करती है। तो ये सारे फैक्टर्स दिए हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करवाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटीकोगुलेंट। फॉर एग्जांपल हम ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्लड बैंक में स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा कि ब्लड के पास क्लोटिंग की पावर होती है, लेकिन इन कंडीशंस में ब्लड क्यों नहीं क्लोट होता? तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो सुप्रेस कर दे, मीन्स थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दे किसकी? सुप्रेस दी ब्लड क्लोटिंग, और उस टाइम ब्लड क्या ना करे? क्लोट। तो उस टाइम हम यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट्स। इन्होंने कहा कि जो एंटीकोगुलेंट्स हम मेडिकेटर के लिए यूज करते हैं ताकि ब्लड क्लोटिंग एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाए। एंटीकोगुलेंट्स के नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से यूज करते? तो हेपेरिन, वारफेरिन। वारफेरिन का दूसरा नाम कोमेडुलिन होता है, जो जनरली यूज करते हैं और प्रिवेंट करते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। एक टेस्ट ट्यूब दिया हमें और उसमें आपने ब्लड डाला है, लेकिन उस ब्लड के साथ तुमने उस टेस्ट ट्यूब में EDTA डाल दिया, तो उससे क्या होएगा? EDTA क्या होता है? इथिडियम डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA एक चिलेटिंग एजेंट होता है जो क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है, मीन्स ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, तो ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाएगी? EDTA की वजह से स्टॉप। चिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ये ब्लड में से पोटेशियम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर नॉर्मल है, इसमें हमने कोई चिलेटिंग एजेंट यूज़ नहीं किया, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम आयंस होते हैं, जैसे कोई डैमेज लगा तो ये आरबीसीज के बीच में लिंक करके ब्लड को क्या करवा देते थे, ब्लड क्लॉट करवाते थे। दूसरी तरफ हमने वारफेरियन को यूज किया, वारफेरियन ने पोटेशियम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल के बीच में कोई क्रॉस लिंकेज नहीं बनी और ब्लड क्लॉट नहीं करा। तो एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को एक टाइम के लिए रोक देते हैं। ईडीटी, वारफेरियन डक्ट, ये सारे एज ए एंटीकोगुलेंट लैब में यूज किए जाते हैं।